हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12 के बच्चे ध्यान से देखें। आप वीडियो बहुत ही कम देख रहे हैं, अपना काम स्लो गति से कर रहे हैं। आपका टेस्ट 25 तारीख को निर्धारित किया गया है। इसकी सूचना हम व्हाट्सएप से दे देंगे। इस टेस्ट में सब लोग अधिक से अधिक लोग भाग लेंगे। चलिए आगे के क्रम में इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन जानते हैं कि पौधे शाकीय होते हैं, झाड़ीदार होते हैं, छोटी झाड़ियां वृक्ष के रूप में होते हैं। इसमें पादप प्रजनन विधि द्वारा रोग प्रतिरोधकता जैसे शाकीय पौधों में, झाड़ीदार पौधों में, अन्य वेजिटेबल्स में कुछ कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस तरह के तमाम रोग होते हैं जिससे फसल उत्पादन घट जाती है। जैसे कुछ रोगों की जानकारी हमको रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लाल गलन रोग जो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने का स्मट डिजीज ऑफ व्हीट, गेहूं का कीट रोग है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अंगमारी रोग, टोबैको मोजाइक डिजीज ऑफ शुगर केन एंड तंबाकू मोजाइक, शुगर केन का मोजाइक रोग, गन्ना का मोजाइक रोग, तंबाकू का मोजाइक रोग इत्यादि, लेडीज फिंगर भिंडी का रोग, कीट रोग में पक्सिनिया ग्रेमिनिस और टिटकाई के द्वारा गेहूं का कंडुआ रोग, काली वाली और भूरी वाली का रोग, तमाम रोगों से जो है बच्चों क्या होता है कि फसल उत्पादन घट जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, किसान का आर्थिक क्षति होता है। तो इसके लिए पादप प्रजनन की कुछ ऐसी विधियां हैं जो रेजिस्टेंट रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली जैसे ऐसे प्रजातियों का विकास करती हैं जिसमें कवक जनित, विषाणु जनित, जीवाणु जनित रोगों का प्रभाव नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत ही कम होता है। पुनः फसल उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इत्यादि रोग हैं, इनकी जानकारी के लिए रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन की विधियां। अब इसी के लिए विधियां जो हैं, मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अब वो विधियां पढ़ना है जिसमें ऐसी स्पीसीज डेवलप की जाएगी जिस पर विभिन्न प्रकार की रोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उसमें उत्पन्न करा दी जाती है, उस रोगों से लड़ने की क्षमता जिससे लड़कर फसल उत्पादन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो आइए चलते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने की निम्न दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। इसमें सबसे पहली विधि है पारस्परिक प्रजनन द्वारा, परस्पर एक दूसरे के परस्पर प्रजनन, हाइब्रिडाइजेशन विधि द्वारा। परस्पर जैसे दो किस्में ले ली गई, दो प्रजातियां, उसके हाइब्रिडाइजेशन से संकरण प्रोसेस द्वारा न्यू स्पीसीज उत्पन्न की गई और उससे जो पौधे उत्पन्न हुए, जातियां उत्पन्न हुई, उसमें किसी रोग के प्रति लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो इस विधि के विभिन्न पद निम्न प्रकार से हैं पारस्परिक प्रजनन विधि में। ठीक है, इसमें होता क्या है देखिए, बाय द हाइब्रिडाइजेशन, संकरण एंड सिलेक्शन ऑफ गुड वेराइटी जर्मप्लाज्म। इसमें क्या किया जाता है? संकरण विधियों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? सिलेक्शन ऑफ गुड वेराइटी जर्मप्लाज्म, अच्छी किस्मों के चयन के किए जाते हैं, उनके जनन द्रव्य के चयन किए जाते हैं और चयन करके उनका परस्पर संकरण करा दिया जाता है। इसी के द्वारा जो है इस पारस्परिक संकरण, पारस्परिक प्रजनन विधि का प्रयोग है। इसमें संकरण का प्रयोग करते हैं। किसके किसके? पारस्परिक। कैसे? अच्छे गुण वाले जनन द्रव्य के चयन करके उन अच्छे जनन द्रव्य, अच्छे किस्मों के जनन द्रव्य, गुड वेराइटी जर्मप्लाज्म को सेलेक्ट करके उन दो जर्मप्लाज्मों में हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करा दिया जाता है और उससे हाइब्रिड जो प्रोजनी उत्पन्न होती है, हाइब्रिड स्पीसीज जो रेजिस्टेंट एबल होती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता युक्त होती है, उसी का प्रयोग इस पारस्परिक संकरण में बच्चों किया गया है।
तो बाय द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन ऑफ गुड वैरायटी germplasm used in this method, formation of new species, new variety which are responsible for the resistant for the disease, different type of diseases, virus, fungal, bacterial, etc. इस विधि के विभिन्न पद निम्न प्रकार से, जैसे होता क्या है, सबसे पहले प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए सिलेक्शन ऑफ germplasm। प्रतिरोधक स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जो रोगों से लड़ने की एबिलिटी रखें, उनके लिए जनन द्रव्य germplasm का चयन करना। ठीक है। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, उस चयनित जनकों में, चयनिक पैतृक में, चयनिक सेलेक्टेड पेरेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन संकरण करा लिया जाता है। जो दो germplasm सेलेक्ट किए गए, उनका चयन किया गया, उनमें आपस सेल्फ पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, हाइब्रिडेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट। तो चयनित जनकों में संकरण। उसके बाद जो हाइब्रिड प्रोजनी फार्म होते हैं बच्चों, तो सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, उसमें जो संकर मिलते हैं उनका चयन किया जाता है, संकरों का चयन किया जाता है। जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रति हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से संकरण विधि द्वारा हाइब्रिड स्पीसीज संकर जातियां प्राप्त हुई, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड्स। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड्स, उन संकरों का मूल्यांकन किया जाता है, संकरों का सेलेक्टेड हाइब्रिड्स का वैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और इस मूल्यांकन के बाद उनका टेस्टिंग ऑफ न्यू वैरायटी, वो नई जो किस्में हैं उनका परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और बच्चों टेस्टिंग प्रोसेस के बाद, परीक्षण करने के बाद उसको जो है डिस्चार्ज ऑफ न्यू वैरायटी, नई प्रजाति के रूप में मुक्त कर दिया जाता है और किसी अनुसंधान केंद्रों पर भेजकर किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ये प्रोसेस है बच्चों। अब इसमें पादप प्रजनन, पादपों में परिवर्तन लाने के लिए जब दो जनन द्रव्य germplasm लिए जाते हैं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, तो उसमें कैसे चेंजेस किया जाए, उस परिवर्तन के लिए बच्चों इंड्यूस म्यूटेशन, प्रेरित उत्परिवर्तन का प्रयोग करते हैं। क्या, कौन सी विधि? इंड्यूस म्यूटेशन, प्रेरित उत्परिवर्तन, और सोमा क्लोनल वायरिएशन, टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन में सोमा क्लोनल वायरिएशन किया जाता है, तथा आनुवंशिक अभियांत्रिकी का प्रयोग करके नए पादपों में परिवर्तन लाए जाते हैं, उनके गुणों में परिवर्तन लाए जाते हैं, जिससे नई स्पीसीज बनती है। जैसे बच्चों सरसों का हो गया, गोभी का हो गया, ये धान का हो गया, व्हीट गेहूं का हो गया, ऐसी प्रजातियां उत्पन्न की गई हैं जो कि डिजीज फैक्टर के लिए प्रतिरोधी हैं, रोगों से लड़ने की एबिलिटी रखती हैं। तो गेहूं का हुआ, सरसों का हुआ, ठीक है ना, चने का हुआ, और इसी के साथ गोभी का हुआ, इन सब की न्यू स्पीसीज आ चुकी हैं, ये हाइब्रिड न्यू स्पीसीज आ चुकी हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इस तरह से ऐसे वैरायटीज का उत्पादन होता है, विकसित की जाती हैं, ऐसी वैरायटियां विकसित की जाती हैं जो सदैव किसानों को इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन बढ़ते क्रम में देती हैं, जिससे उनका इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज करता है, आर्थिक एबिलिटी बढ़ती है। तो ये रहा पहली विधि बच्चों, जो था पारस्परिक प्रजनन विधि। दूसरी विधि रासायनिक विधि है, केमिकल ब्रीडिंग मेथड, रासायनिक प्रजनन विधि, उसको हम लोग पढ़ेंगे इसी के आगे। हाँ बच्चों, दूसरी विधि जो है उत्परिवर्तन, जो है प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसमें जो है पादप प्रजनन जो होते हैं म्यूटेंट के द्वारा, म्यूटेशन विधि द्वारा उनके जीन के अनुक्रम में बदलाव करके, हेराफेरी करके उसमें परिवर्तन लाए जाते हैं। इस तरह की पादप प्रजनन विधि को उत्परिवर्तन प्रजनन विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत
जो है दो आते हैं, रासायनिक म्यूटाजेंस और भौतिक म्यूटाजेंस। इस प्रजनन को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष तरह के जीन होते हैं जिनको म्यूटाजेंस कहते हैं, और ये म्यूटाजेंस दो तरह के होते हैं, रासायनिक म्यूटाजेंस और भौतिक म्यूटाजेंस। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। पौधे के जीन के आधार अनुक्रम को बदलकर म्यूटेशन कराया जाता है। जीन के अनुक्रम, जीन के व्यवस्था क्रम में परिवर्तन करके उत्परिवर्तन लाया जाता है, उसी को आधार अनुक्रम को कह रहा है, बदलकर उत्परिवर्तन कराया जाता है। इन क्रॉप प्लांट, फसली जो पौधे, इन क्रॉप प्लांट ऐसे पौधे जो फसल वाले हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन क्रॉप प्लांट आर्टिफिशियल म्यूटेशन बाय म्यूटाजेंस, इसमें कृत्रिम उत्परिवर्तन, मैन मेड म्यूटेशन, मैन मेड म्यूटेशन, स्पेशल टाइप ऑफ जीन्स विच इज नोन एज म्यूटाजेंस एंड म्यूटेशन इज नोन एज आर्टिफिशियल म्यूटेशन। तो फसली पौधों में कृत्रिम उत्परिवर्तन कराए जाते हैं, किसके द्वारा? म्यूटाजेंस के द्वारा। म्यूटाजेंस के द्वारा दोज टाइप ऑफ जीन विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज म्यूटाजेंस। ऐसे जीन जो उत्परिवर्तन में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस कहते हैं बच्चों। ये म्यूटाजेंस दो तरह के होते हैं। ये उत्परिवर्तन कराने वाले जीन्स जो है म्यूटाजेंस, रासायनिक और भौतिक, दो तरह, केमिकल एंड फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं बच्चों। ये केमिकल, रासायनिक और फिजिकल, भौतिक म्यूटाजेंस होते हैं। अब रासायनिक म्यूटाजेंस क्या है? केमिकल म्यूटाजेंस उदाहरण के रूप में इथाइल मेथेन सल्फोनेट, इथाइल मेथेन सल्फोनेट, EMS, इथाइल मेथेन सल्फोनेट, और दूसरा है सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड। ये ऐसे रसायन हैं जिनके प्रयोग से प्लांट के जीन के अनुक्रम में के लगने की व्यवस्था क्रम में परिवर्तन हो जाते हैं, इसलिए इनको म्यूटाजेंस कहते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों भौतिक म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस जो होते हैं, रेजें होती हैं, ये दो तरह की होती है, एक्स रेज एंड वाई रेज। तो फिजिकल म्यूटाजेंस भी दो तरह के होते हैं, एक्स रे एंड वाई रे। ठीक है ना। एक्स रेज एंड गामा रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज, एक्स किरणें और वो गामा किरणें होती हैं। देखिए बच्चों, बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग मेनी प्लांट गुड वेराइटी डेवलप। म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन पादप प्रजनन, उत्परिवर्तन पादप प्रजनन द्वारा, विधि द्वारा बहुत से पौधों में, कई पौधों में गुड वैरायटी डेवलप की जाती है, अच्छी जातियां विकसित की जाती हैं जो रेजिस्टेंट, ड्यूरेबल, इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन देने वाली होती हैं। जैसे व्हीट, गेहूं के रस्ट डिजीज रेजिस्टेंस, गेहूं में कीट रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता। अब गेहूं में ऐसे स्पीसीज आ गई हैं गेहूं की, विकसित हो गई हैं न्यू वैरायटी, म्यूटेशन के द्वारा जो कीट रोगों से ग्रसित नहीं होती, उनसे सेपरेट होकर क्रॉप प्रोडक्शन देती हैं। दूसरा जैसे जौ में ऐसी फसलें आ गई है, ऐसी स्पीसीज आ गई हैं जो गिव इंक्रीज प्रोडक्शन, जो अधिक फसल उत्पादन देती हैं, तथा पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के रेजिस्टेंट, पाउडरी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उसमें विकसित होती है। उसमें पाउडरी मिल्ड्यू रोग जैसे आपके फंगल डिजीज में आता है, ये कंडुआ रोग कहते हैं, बार्ली जौ के काले का बाली और बुरी बाली का रोग, पाउडर जैसे हो जाते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन घट जाता है, तो उसके प्रति इंक्रीज प्रोडक्शन और रेजिस्टेंस वैरायटी जौ की डेवलप की गई है। इसी के साथ साथ मूंग की भी ऐसी वैरायटियां हैं जो अधिक फसल उत्पादन देती हैं और रेजिस्टेंस एबल होती हैं। अब ये विधि किस तरह से कराई जाती है? तो बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ सीड बाय म्यूटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ सीड बाय म्यूटेशन, ट्रीटमेंट उपचारित बीज में म्यूटेशन कराया जाता है। सबसे पहले जो उपचारित बीज होते हैं उसको
उत्परिवर्तन द्वारा उपचारित किया जाता है। उपचारित बीज में उत्परिवर्तन करा के ट्रीटेड सीड की बुआई की जाती है। उस उपचारित बीज की बुआई कराई जाती है और उनमें स्वल्प पॉलिनेशन, स्वपरागण, कौन सी परागण? सेल्फ पॉलिनेशन, उन्हीं से परागण कराया जाता है। और जब F1 जनरेशन प्राप्त होती है, प्रथम पीढ़ी के जो बीज प्राप्त होते हैं उनकी पुनः बुआई कराई जाती है। क्या करते हैं? पुनः F1 जनरेशन की बुआई कराई जाती है और उनसे सीड सेलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन होता है और उनको सेलेक्ट करके वांछित म्यूटेटेड लाइन का निर्गमन कर दिया जाता है। म्यूटेटेड लाइन का निर्गमन मतलब उस बीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है कृषि अनुसंधानों के लिए और किसानों तक पहुंचने के लिए। तो बच्चों, इस तरह से देखते हैं कि जंगली जो जातियां होती हैं उसमें जीन एबिलिटी वीक होती है, तो इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा इसको जीन एबिलिटी रेजिस्टेंट बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे भिंडी की जंगली जाति से भिंडी की ऐसी जातियां हैं जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया है, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हैं और उसमें ये रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग इस वीडियो में जो है ये रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस पढ़ा गया, जिसके लिए स्व पारस्परिक प्रजनन विधि और दूसरा उत्परिवर्तन प्रजनन विधि के अंतर्गत देखा गया। उत्परिवर्तन प्रजनन विधि में याद रखिएगा कि उत्परिवर्तन कराया जाता है स्पेशल जीन्स द्वारा, जिसको म्यूटाजीन्स कहते हैं। और ये म्यूटाजीन्स दो तरह के होते हैं, केमिकल और फिजिकल। केमिकल में आते हैं आपके दो हैं, इथाइल मेथेन सल्फोनेट और सोडियम एजाइड। और फिजिकल में दो किरणें आती हैं, एक्स रेज एंड गामा रेज। एक्स किरणें और गामा किरणें। वीडियो को पूर्ण रूप में देखें, नोट्स तैयार करें। थैंक यू।